आप देख रहे हैं स्वदेश और मैं हूं प्रगति वाजपेयी। अक्सर लोग जब भी कहीं दूर जल्दी और आरामदायक तरीके से जाना चाहते हैं तो दिमाग में पहला ऑप्शन फ्लाइट आता है। लेकिन जब हम हवाई सफर कर रहे हों और पता चले कि विमान में कुछ गड़बड़ी आ गई है, फिर चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो, तो क्या होता है? जाहिर सी बात है, दिलो दिमाग में मौत की आहट सुनाई देने लगती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब जान हवा में लटक रही हो तो फिर डर लगना लाजमी है। लेकिन फ्लाइट के हादसे में जिंदगी के ऑप्शन कम ही मिलते हैं। पिछले कई दिनों से दर्जनों ऐसी एयरलाइंस हैं जिनकी फ्लाइट्स को तकनीकी खामियों के चलते या तो कैंसिल करना पड़ा, या डाइवर्ट करना पड़ा, या फिर उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पहले स्पाइस जेट और अब गो फर्स्ट, एक के बाद एक घटनाओं के चलते अब ऐसा लगने लगा है मानो उड़ानों पर लगा ग्रहण छटने का नाम नहीं ले रहा। बात करें हालिया मामलों की, तो बीते दिनों गो फर्स्ट के 2 एयरक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण एक फ्लाइट दिल्ली तो दूसरी श्रीनगर डाइवर्ट कर दी गई। और आज भी दिल्ली से गुवाहाटी जा रही गो फर्स्ट की फ्लाइट में विंडशील्ड क्रैक होने की घटना सामने आई है। तो आज इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धीरज माथुर, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जहाँ तक कि सुरक्षा का संबंध है, इसमें कोई भी डील नहीं हो सकती। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज एज फार एज पैसेंजर सेफ्टी इज कंसर्न इन एविएशन, किसी भी मोड ऑफ ट्रैवल में, बट एविएशन में खास तौर से, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपकी जान जो है हवा में लटकी हुई है। तो अब जो हमारे सामने पिछले करीब 1 महीने से जो हम देख रहे हैं कि मेंटेनेंस की बहुत बड़ी समस्या है। स्टाफ शॉर्टेज है, क्योंकि जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे कर्मचारियों को विभिन्न एयरलाइंस ने छुट्टी दे दी थी। वो ना केवल हिंदुस्तान में हुआ, पूरे विश्व भर में हुआ। बट अब क्या हुआ है कि स्टाफ शॉर्टेज थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने जाने दिया। अब जब पैंडेमिक समाप्त हुआ, सारे रिस्ट्रिक्शंस हटे, एकदम से जो ट्रैवल की डिमांड है वो एकदम से स्पर्ट हुई, बहुत तेजी से बढ़ गई है, नई कैपेसिटी आ रही है। धीरज जी, मैं आपको यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करी, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बातें सारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, स्टाफ शॉर्टेज है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर एयरलाइंस जिम्मेदार हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों जाते हैं? हर बार कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, वो एक स्टैंडर्ड आंसर आ जाता है कि हमारे लिए हमारे कस्टमर, हमारे पैसेंजर्स की सिक्योरिटी, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। आप जब जमीनी हकीकत की बात करें ना, तो एक के बाद एक इस तरह से गलतियां हो रही कि लगता है कि जैसे उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए कस्टमर सिर्फ एक टिकट नंबर है, एक सिर्फ अमाउंट है कि इतना रुपया आप देंगे और आप हमारी फ्लाइट में सफर कर सकते हैं। जिम्मेदारी किसकी बनेगी? देखिए, थोड़ा सा ज्यादा कड़ाई से आपने ज्यादा कड़ाई बरत दी है, पर ये तो निश्चित है कि सबसे महत्वपूर्ण जवाब और सबसे पहली जवाबदारी एयरलाइंस की है। नो कॉम्प्रोमाइजेस एंड नो एक्सक्यूजेस। दूसरे नंबर पर डीजीसी आता है ना। मैं एयरलाइंस की ही बात कर रहा था कि अगर आप उतनी ही फ्लाइट्स चलाइए जितनी आप सर्विस कर सकते हैं सेटिस्फैक्टरीली, विद जीरो सेफ्टी, विद जीरो मार्जिन ऑफ एरर। जो आपका प्री कोविड लेवल्स पे आपका जो लेवल ऑफ मेंटेनेंस था, आप उसी पर ही रखिए, तो आप अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करिए। लुफ्तांसा ने करीब 6000 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। पूरे हीथ्रो ने स्टाफ शॉर्टेज, खैर वो एक अलग मसला है, पर उन्होंने भी फ्लाइट्स का रिस्ट्रिक्शन किया है ना। इससे ये तो निश्चित है कि अगर आप फ्लाइट्स कैंसिल करेंगे या कर्टेल करेंगे तो यात्रियों को असुविधा होगी, पर सुरक्षा सर्वोपरि है। और अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है, यू हैव नो बिजनेस टू ऑपरेट फ्लाइट्स व्हेन you don't have the full complement of staff to service and fly those operate those flights. कहने का तात्पर्य ये है कि आप
जो जिसको कहते हैं ना, शॉर्टकट्स नहीं कर सकते। यू कांट कट कॉर्नर्स एज फार एज सेफ्टी एंड मेंटेनेंस इज कंसर्न। एंड मेरी समझ में जो हमारी समस्याएं जो आ रही हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, and instead of restricting and cutting flights, airlines are trying to meet the rapidly growing demand. I think जहां तक कि अंतर्देशीय यात्रा का सवाल है, वो प्री कोविड लेवल के तकरीबन बराबर आ गई है, और जो विदेशी यात्राएं हैं वो प्री कोविड लेवल्स को एक्सीड कर चुकी है मई में। सो द पॉइंट इज दैट डिमांड बहुत जबरदस्त है, और सभी एयरलाइंस के कोविड के दरमियान सबने सबको घाटा हुआ है, बहुत जबरदस्त घाटा हुआ है। तो मेरे ख्याल से द टेम्पटेशन टू try and cash in on this demand is so great that they are, I think, compromising on safety, and ये उनकी जवाबदारी है, और उससे उतनी ही जवाबदारी DGCA की, जो इनका समय समय पर निरीक्षण करती है। अभी हाल में DGCA ने कुछ गाइडलाइंस और निर्देश भी इशू किए कि AME सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड इंजीनियर्स ही एयरक्राफ्ट को की एयरवर्दीनेस को सर्टिफाई करेंगे। वैसे तो ये ऐसे निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी, पर जब DGCA ने दिया है तो निश्चित रूप से इसलिए दिया है क्योंकि ये नहीं हो रहा था, और इसको DGCA की जवाबदारी है कि इसको तुरंत रोकें, और एयरलाइंस की जवाबदारी है कि वो अपने रिक्रूटमेंट करें, ट्रेनिंग करें, रैंप अप योर स्टाफ एंड देन रैंप अप योर फ्लाइट्स, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन पैसेंजर सेफ्टी। जो बात कह रहे हैं, मैं हर एक बात से सहमत हूँ, आपकी एक एक बात सही है, लेकिन अगर मेरी बात पूछें तो हमें जो दिक्कत है वो सिर्फ ये कि जो पैसेंजर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, उसकी फिक्र किसी को नहीं हो रही है। अगर एयरलाइन बिजनेस इतना अच्छा काम कर रहा है तो वो उनकी सेफ्टी के लिए क्यों नहीं उठा रहे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके माध्यम से मैं अगर एयरलाइंस को कोई सलाह देना चाहूं तो आप क्या देंगे कि कैसे इस हालात से निपटा जाए? देखिए, एक हिंदी में कहावत है कि उतने ही पैर पसारी जितनी चादर हो, तो वो एयरलाइंस के लिए भी लागू है कि आप उतनी फ्लाइट चलाइए जितनी फ्लाइट्स को आप पूरी तरह से सर्विस कर सकते हैं। इफ यू कांट, देन यू मस्ट कट योर फ्लाइट्स एंड रैंप अप, गो ऑन हायरिंग स्प्री, कॉल बैक एम्प्लॉइज हु वर लेट ऑफ, train them, retrain them, do what you have to on an emergency footing, but do not operate flights if you don't have the staff to service them. And DGCA के लिए अगर संदेश है तो वो यही है कि ensure that this is done, ensure that the maintenance is there are no compromises on maintenance. नीरज जी, वही बात है कि फिलहाल जिस तरह का रवैया एयरलाइंस अपना रहे हैं, हमें नहीं लग रहा कि वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेना चाहिए। एक लाइन है, मतलब कहीं मैंने पढ़ी थी कि इल्म होना और अमल में लाना दो अलग अलग बातें होती हैं। इल्म यानी कि जानते सभी लोग हैं कि ये सही है, एयरलाइंस को भी पता है कि गलती कहाँ हो रही है, लेकिन अमल में लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एटलीस्ट हमें अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तो एक ही एयरलाइंस की तीन फ्लाइट्स के साथ में ऐसा होता है। इससे ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब जो एक कस्टमर के तौर पर देखा जाए तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी एयरलाइन है, चाहे आप इंडिगो का नाम लें, चाहे आप फर्स्ट गो का नाम लें, या फिर आप स्पाइस जेट की बात करें, हर एक जो भी पॉपुलर, जो भी रिलायबल लग रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं खामी आ रही है। मुझे कस्टमर के तौर पर आप बताइए कि हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या हम फ्लाइट में सफ़र करना बंद कर दें, रेलवे से चलने लगे, या फिर वक्त, मतलब अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो डेफिनेटली वक्त की परवाह ना करते हुए कि ज़्यादा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन हम एटलीस्ट, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, वो वाले किस्से को सॉल्व करते हुए फ्लाइट्स का सफ़र बंद कर देना चाहिए। ऐसा कुछ करने का किया जाए क्या? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। आखिर अब हम लोगों सबको इतनी आदत पड़ गई है हवाई जहाज से यात्रा करने की कि ये करना तो संभव नहीं है, और मेरे ख्याल से आई होप दैट इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। DGCA हरकत में आ गई है, वो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, उन्होंने निर्देश जारी किए हैं,
और हाँ, ये जरूर है कि एक पहलू है जिस पर बहुत कम वो विचार किया गया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी एक इंजन मैन्युफैक्चरर ने कहा था कि जो इंजन जो इस हमारे इलाके का जो मौसम है उसके the engines aren't necessarily designed for this environment, these weather parameters. Now, I don't know how far that is correct, and मैंने जानबूझ के उस इंजन मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लिया है, बट ये भी एक पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या is there a basically a manufacturing defect or a design defect that is causing these problems? All of a sudden इतनी सारी समस्याएं हो गई हैं, तो इस पर there has to be a proper inquiry and a quick one to get to the root of the problem, because there is certainly a problem. स्टाफ की समस्या है, स्टाफ नाखुश हैं, नाराज हैं एयरलाइन से, और एयरलाइंस में हायरिंग चल रही है तो वहां जा रहे हैं, वो सब हो रहा है। एयरलाइंस के पास कमी है स्टाफ की, और वो फिर भी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी सही है, बट क्या कि इसमें कोई सिस्टमिक समस्या है, इस बात पर भी डीजीसीए को ध्यान देना चाहिए और जांच करनी चाहिए। एक आखिरी पहलू ये कि डीजीसीए की भी क्षमता में बढ़ोतरी की अत्यंत आवश्यकता है। DGCA is understaffed and probably not equipped in terms of manpower and resources to deal with the huge spurt in domestic and international traffic in India. पिछले 5-10 सालों में जो बढ़ोतरी हुई है, मुझको लगता ये भी एक बात सामने आई है कि DGCA की भी क्षमता की एक समस्या है। तो जो पूरी प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स है, इसका एक कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, बट इसके सभी जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे डीजीसीए चाहे और डेफिनेटली दी एयरलाइंस, उन सब को दे ऑल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स एंड लाइक आई सेड देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज on passenger safety. And in the short run, in the immediate run, airlines, if they don't have staff, they must cancel flights. There is no other option. नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर समीर दीक्षित हैं। समीर, आप एविएशन की खबरें कवर करते हैं। 2 दिन के अंदर गो फर्स्ट की ये तीसरी फ्लाइट है जिसमें तकनीकी खराबी आई है। एयरलाइंस सिर्फ नाम बदल रहे हैं, तकनीकी खराबी की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मतलब डीजीसीए हर बार नोटिस जारी कर देता है, क्या है ताज़ा अपडेट? कंपनी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कोई हल निकलने की राह दिखाई पड़ रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई यात्रा सुरक्षित है, उसमें एकदम से ऐसा नहीं होगा कि ये असुरक्षित है और इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाए। जैसा कि आप सड़क पे गाड़ी चलेगी तो उसमें तकनीकी दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर के उसको दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक, अगर सकती हैं, लेकिन दिक्कत या पेच इस बात का है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो हवाई जहाज का टेक ऑफ करने से पहले ऐसी प्रॉब्लम जो ठीक की जा सकती हैं, वो अगर ठीक नहीं होती हैं तो वहां पर पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लाजमी है। यही वजह है कि अगर आपने डीजीसीए का हाल का ऑर्डर देखा होगा तो उन्होंने अपने आदेश में यही कहा है कि कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से पहले वो जो ऑथराइज्ड व्यक्ति होगा उसके क्लियरेंस के बाद ही वो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, यानी कि प्रॉपर सर्टिफिकेट के बाद ही फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं स्टाफ की दिक्कत है, स्टाफ शॉर्टेज है, टेक्नीशियंस शायद वो ड्यूटी पे नहीं है और प्रॉपर सर्टिफिकेशन फ्लाइट का नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हाल के समय में लगातार बढ़ गई हैं। हमने ये भी देखा पिछले कुछ दिनों की एयरलाइन में स्टाफ अपनी सैलरी को लेकर के, इंक्रीमेंट को लेकर के नाखुश हैं और वो नाखुशी कहीं ना कहीं इन फ्लाइट ऑपरेशंस में इस तरीके की दिक्कतों के रूप में सामने आ रही हैं। स्पाइसजेट एयरलाइन हो, इंडिगो एयरलाइन हो, एयर विस्तारा हो या फिर अभी गो फर्स्ट एयरलाइन, जिस तरीके से इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम है वो एक ही तरफ इशारा कर रही है कि सुरक्षा को लेकर के जो अप्रोच जीरो टॉलरेंसी की होनी चाहिए थी, उसमें अगर 1% की भी चूक होती है तो वो सही नहीं है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बैठक करी और उन्होंने भी अपनी बैठक में, सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली उसमें स्पष्ट यही था कि टेक्निकल फॉल्ट में अगर वो दुरुस्त हो सकता है तो उसको जमीन पे आपको ठीक करना होगा और आपको जमीन पे अपने स्टाफ टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ानी होगी
और ये सुनिश्चित करना होगा कि फ्लाइट इंजन प्रॉब्लम, सिग्नल प्रॉब्लम, इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हाँ, ये बात अगर कोई विंडशील्ड में जैसे क्रैक की बात है तो ये बर्ड हिट से भी हो सकता है। वो चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, मसलन वेदर ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है और आपको टर्न अराउंड करना पड़ रहा है फ्लाइट का, तो ये सब ग्लोबल फिनोमिना है जो उतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल ग्लिच को लेकर के ये जरूर है कि सरकार ने एयरलाइंस की और साथ ही साथ एविएशन रेगुलेटर को भी सख्त यहाँ पर आदेश दिए हैं और उनसे कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। समीर, आपका और धीरज जी, आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद करते हैं कि बैठकों और नोटिसों के दौर से आगे आकर हम इनका कोई सोल्यूशन निकाल पाएं। रुख करते हैं अगली खबर का। होटल रेस्तरां में जाएं तो सर्विस चार्ज दें या ना दें, इस सवाल पर अब और सस्पेंस गहरा हो गया है। आखिर क्यों? पेश है इसी पर हमारा स्वदेश विशेष। होटल और रेस्टोरेंट्स द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां केंद्र सरकार ने सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगाई थी, वहीं अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर ही रोक लगा दी है और इस तरह सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट में याचिका दायर कर सीसीपीए के आदेशों को चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कहा यह गया है कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 नवंबर तक की तारीख तय की है, यानी 4 महीने बाद की। आपको बता दें कि बीते 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल और रेस्टोरेंट्स को खाने के बिल में लगने वाले सर्विस चार्ज जोड़ने से रोक दिया था और कहा था कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। इसके साथ ही किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। आपको बता दें, रेस्टोरेंट और होटल आमतौर पर खाने के बिल पर 10% सेवा शुल्क लेते हैं, जिसको लेकर सीसीपीए ने कहा था कि यदि कोई उपभोक्ता ये पाता है कि होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं तो वो संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके या NCH मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब मामला फिर से वहीं पहुंच गया है जहां से शिकायतों का अंबार शुरू हुआ था। इस मुद्दे पर चलिए विस्तार से बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से, जो लगातार इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं। समीर, कहीं ना कहीं मामला फिर से आकर वहीं खड़ा हो गया जहां से शुरू हुआ था। फूड बिल पर लगने वाले सर्विस चार्ज के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सर्विस चार्ज यानी कि इस पूरे मसले में जो गाइडलाइंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 4 जुलाई को जारी करी थी उस पर रोक लगा दी है, उस पर स्टे लगा दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस आदेश पर, इस गाइडलाइंस पर रोक रहेगी। इसके साथ ही NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसने याचिका डाली थी, उनसे यह भी कहा गया कि वो एक अंडरटेकिंग दे कि जो टेक अवे ऑर्डर होगा उस पर सर्विस चार्ज लागू नहीं होगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो फूड बिल पर अगर सर्विस चार्ज लगता है तो उसको बहुत प्रमुखता से लिखा जाएगा ताकि ग्राहकों को यह पता रहे कि वो सर्विस चार्ज एक अतिरिक्त पैसा वो चुका रहे हैं अगर वो स्वैच्छिक तौर पे देना चाहते हैं। इसके अलावा इस सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया है कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उनको अपना जवाब या अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो देनी है वो अगली सुनवाई तक उनको देना होगा। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होनी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 4 जुलाई को सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की सर्विस चार्ज को लेकर के गाइडलाइंस जारी होती हैं और इस विषय पे 18 जुलाई को NRAI ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 21 जुलाई को इस मामले में न सिर्फ सुनवाई होती है बल्कि मामले पर रोक भी लग जाती है। लिहाजा सरकार के सूत्रों के मुताबिक उनके पास पर्याप्त समय नहीं था जिसमें वो अपना जवाब दाखिल कर पाते और सही तरीके से वो अपनी बात यहां पर रख पाते। यही नहीं, जो अगली सुनवाई है वो 25 नवंबर को है। लिहाजा 21 जुलाई और 25 नवंबर के बीच में अच्छा खासा गैप है, तो सरकार इन दोनों ही बातों पर विशेष तौर पर गौर कर रही है। सरकार का मत है कि चूंकि ये ग्राहकों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा वो हाईकोर्ट के पूरे फैसले को ठीक से पढ़ने के बाद हो सकता है इसको चुनौती दें और इसके खिलाफ अपील भी करें।
हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आहार के वीपी निरंजन शेट्टी और साथ ही इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। बिजॉन जी, आपसे लगातार इस मामले पर बात होती आई है और आपसे हम यही समझते आए हैं कि किस तरह से सर्विस चार्ज मनमाने तरीके से वसूला जा रहा था, लेकिन अब जो फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो एक तरह से लग रहा है कि मामला फिर से वहीं चला गया है जहां से शुरू हुआ था। बिल्कुल सही आप बताए हैं कि हम लोग को फिर से एक शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट अब इसको स्टे दिया है, लेकिन वो सुनेंगे अभी बात को, और कैसे आगे हम लोग जाएंगे ये भी हम लोग को समझना होगा। तो एज अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हम ये कहेंगे कि कई रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी अपना कीमत बढ़ा चुके हैं और वो सर्विस चार्जेस को इंक्लूड कर लिए। अब एक पारदर्शिता लाना होगा, एक ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। सीसीपीए इसको कैसे लाएंगे, कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा कि सर्विस चार्ज कॉस्ट में नहीं ऐड है और सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज है फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स ऑफ द रेस्टोरेंट। उस अमाउंट को कैसे वो लोग संचालन करेंगे, कैसे उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, कैसे लोगों तक बताएंगे जो कंज्यूमर्स जो उसको पेमेंट कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो ये सारी चीजों को हम लोग को सही पहलू देखते हुए, डायमेंशंस को देखते हुए, लीगैलिटीज को देखते हुए हम समझते हैं कि हाई कोर्ट को एक निर्णय लेना होगा। अब तो स्टे दिया है, बट स्टे डजंट मीन दैट व्हाट हैज बीन एक्सेप्टेड और द गाइडलाइन इज रॉन्ग। गाइडलाइन इज नॉट रॉन्ग। गाइडलाइन लाया गया एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एथिकल प्रैक्टिसेस लाने के लिए ट्रेड में। तो हम लोग इसको बड़े बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। अब तो शुरुआत हुआ है, आप बिल्कुल सही बोले हैं। द जर्नी स्टार्ट्स अगेन एंड वी विल गो टू इट्स लॉजिकल एंड। सुप्रीम कोर्ट है, आगे तक चलेंगे, देखते हैं सरकार क्या कहता है, देखते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहेंगे और सुनेंगे। और नेचुरली रेस्टोरेंट ओनर्स को भी हम लोग सुनेंगे, क्योंकि यदि रेस्टोरेंट ओनर्स कोई भी कीमत कंज्यूमर से वसूल रहा में ली गई थी ना, अब इसमें नए सिरे से नया क्या हो रहा है? बिकॉज ये सारी बातें तो पिछली बार भी थी। ऐसा नहीं है ना कि प्रॉब्लम में कोई नया एंगल आ गया है, प्रॉब्लम तो वही है। अब इसको नए सिरे से आप जब खोलने की बात कर रहे हैं तो इसमें अब ये सारी बातें तो पहले भी कंसिडर हुई थी, जिसके तहत ये फैसला लिया गया था कि नहीं ले सकते हैं रेस्टोरेंट्स और होटल, क्योंकि ग्राहक के नजरिए से अगर हम देखें तो ये एक बार फिर से उनके हित के खिलाफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और यही इसलिए तो हम कह रहे हैं कि नए स्रोत ये है कि हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। अब वो स्टे इसलिए दिया है क्योंकि वो इस पे डिटेल में सुनवाई करवाना चाहते हैं। अब डिटेल में किस ढंग से सुनवाई होगा, कौन कौन इनके सामने अपीयर होंगे, कौन इंटरवीन होगा, हम लोग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरवीन करेंगे कि नहीं, ये सारी चीजों को हम लोग को बारीकी से देखना होगा। क्योंकि अब कोर्ट के सामने सारे पहलू को लाना होगा, एक ट्रांसपेरेंट रूप से, एक अकाउंटेबिलिटी लाने होंगे। क्योंकि आप कोई भी चीज यदि कलेक्ट कर रहे हो कंज्यूमर से इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, उस अमाउंट को आप वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए कैसे यूज कर रहे हो ये समझना होगा। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जब कोर्ट करते हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉज आर ऑल्सो डिफरेंट, regulations are different. India is different. India cannot be deemed to be seen as some other country. India is India. तो इंडिया को देखते हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हम लोगों को हाई कोर्ट के सामने ये सारे पहलू रखना होगा। हो सकता है कि इसके पहले कोई सुप्रीम कोर्ट चले जाए ये स्टे को हटाने के लिए, तो ये देखना होगा सारी चीज। हम लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं। वेलफेयर के बारे में ग्राहक ही अकेला क्यों सोचता रहे और ग्राहक क्यों इसका भुगतान भी करे? निरंजन जी बताएं। देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो भी निर्णय उस हाई कोर्ट ने दिया होगा, निश्चित ही उसका दोनों पहलू को समझकर ही निर्णय लिया होगा। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जहां तक हमारी इंडस्ट्री की बात है, मतलब जिस एसोसिएशन को मैं लीड करता हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आर, हमने पहले दिन से एक अपनी भूमिका रखी थी कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं
वो इस प्रकार का ग्राहकों से कभी भी ये जो सर्विस चार्ज है वो लागू नहीं करते। और पिछली बार भी जब आपके चैनल पे आने का प्रयास हुआ तो उसमें हमने कहा था कि ये जो होगा वो द कंज्यूमर विल डिसाइड वेदर टू गिव और नॉट टू गिव। और जिस प्रकार से सरकार ने जब ये कहा कि इट शुड नॉट बी कंपल्सरी बट इट शुड बी वॉलंटरी फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, so we had always taken a stand as far as our association was concerned. Yes, there are two other associations which went against the order, मतलब इनके खिलाफ वो गए हैं और वो हाई कोर्ट में उसमें सुनवाई हुई। हम दूसरे गेस्ट जो जिन्होंने कहा, मैं उनके एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जब हम इस इंडस्ट्री को चलाते हैं तो हमने हमेशा हमारे जो उपभोक्ता है तो उसको, खास करके हमारे होटल इंडस्ट्री को, तो हमने उसको भगवान के स्वरूप देखा है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भगवान है वो चीटेड महसूस करे। तो इसलिए अधिकतर हमारी जो सेवा है वो इस प्रकार से रही कि यदि वो तृप्त है तो वो जो भी हमारे वेटर जो कर्मचारी है काम करता है उसको अपने ऐच्छिक दृष्टि से जो देना चाहते हैं, जिस प्रकार से वो सर्विस चार्ज लगा कर नहीं, वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। ये ऐच्छिक स्तर पर हमने तय किया था, जहां तक मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जहां हम लोग लीड करते हैं। अब हमारे दूसरे भी लोग हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से एक अपेक्षा करते हैं, उनका कहना है कि वो हमारे जो अन्य कर्मचारी है उसके लिए इस प्रकार से वो यहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे और उनके जो संवर्धन है उसके लिए वो प्रयास करें। और अब स्टार्टअप की दुनिया की एक बड़ी खबर, पेमेंट गेटवे फोन पे जल्द ही फ्लिपकार्ट से अलग हो सकता है। वॉलमार्ट फोन पे को फ्लिपकार्ट से अलग करना चाहता है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वॉलमार्ट का इरादा फोन पे के रजिस्टर्ड ऑफिस को सिंगापुर से भारत शिफ्ट करने का भी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी नयनतारा राय के पास। खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली और ये है न्यू एज कंपनीज के ऊपर। फ्लिपकार्ट का क्राउन जूअल है फोन पे और हमें पता लगा है अपने सूत्रों से कि वॉलमार्ट जो फोन पे और फ्लिपकार्ट का मालिक है उसकी ये सोच है अभी कि फोन पे को फ्लिपकार्ट से स्पिन ऑफ कर देना चाहिए। हमको ये भी पता लगा अपने सूत्रों से कि जो फ़ोन पे है वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस अभी सिंगापुर में है और बहुत ही जल्दी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस अब इंडिया में शिफ्ट किया जाएगा। हम इतना सुनते हैं कि स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स इंडिया को छोड़ के दूसरे विदेशों में, सिंगापुर में, लेकिन फ़ोन पे अलग कर रहा है, वो वापस भारत आ रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो मतलब वापस भारत आएगा, फिर स्पिन ऑफ होगा और फिर एक IPO दलाल स्ट्रीट में। अब बात करें फ़ोनपे के बारे में, पेमेंट में तो बहुत ही बड़े हो चुके हैं, उनका UPI वॉल्यूम्स में तो 45% से भी ज़्यादा शेयर है। लेकिन फ़ोनपे की जो सपना है, जो ख्वाब है, वो ये है कि चलो पेमेंट्स हो गया, उसके ऊपर पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज टैग मतलब इंश्योरेंस, लेंडिंग और उसके ऊपर ई-कॉमर्स, यही उनकी एम्बिशन है और यही सोच है। और वॉलमार्ट की ये सोच है कि एक फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स में है, फ़ोन पे भी अगर ई-कॉमर्स में जा रहे हैं, दोनों कंपनी को एक साथ रखने का क्या फ़ायदा। तो फ़ोनपे की ओनरशिप को जो स्पिन ऑफ हो जाएगा वो वॉलमार्ट के अंडर आ सकता है। हमने दोनों फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे को ईमेल भेजा था, हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हम आपको एक और चीज़ भी बता दें, अगर हम फ़ोनपे की बात करें, काफ़ी सालों से हैं फ्लिपकार्ट के एक्स एग्जीक्यूटिव्स सिमरन निगम, राहुल चारी वगैरह ने ही इसको शुरू किया था, बेंजी इंजीनियर ने भी। उसके बाद वो फ्लिपकार्ट को बेचा गया था और फ्लिपकार्ट जब वॉलमार्ट को बेचा गया था तब यही बातचीत हो रही थी कि एक सीक्रेट बाउंटी मिली है, एक इतना जूल मिला है फ़ोनपे से। तो अभी देखना ही होगा कि स्पिन ऑफ में कितना टाइम लग सकता है और दोनों फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे अलग अलग होते हुए कैसे इंडिया में ऑपरेट करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में होम अप्लायंस कंपनियां कीमतें बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं, यानी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स के दाम बहुत ही जल्द बढ़ सकते हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट है खुशबू तिवारी की, चलिए आपको दिखाते हैं।
डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। हमने देखा कि 80 का मार्क भी क्रॉस कर चुका है और इसका सीधा असर उन प्रोडक्ट्स पर होगा जिनके लिए जो रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं उनमें रुपए में जो खर्च होता है उसके ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। यानी जितना भी कॉस्ट बढ़ेगा, होम अप्लायंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां उसको सीधा कस्टमर्स को पास करने का प्लान कर रही हैं। गोदरेज अप्लायंसेस ने कहा है कि वे 2 से 3% की रेंज में एक अनदर राउंड ऑफ हाइक एक्सपेक्ट करती हैं। हालांकि इससे पहले के कुछ 1-1.5 साल में उन्होंने पहले ही काफ़ी हाइक्स लिए हुए हैं। वोल्टास ने भी यही कहा है कि जो इस तरह से रुपये के कमज़ोर होने से जो भी कॉस्ट बढ़ेगा वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करना पड़ेगा ही। लेकिन जो फेस्टिव डिमांड है वो फेस्टिव डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि पहली बात ये है कि जो कमोडिटी प्राइजेस हैं, कॉपर हो गया, अन्य ऐसी कमोडिटीज़ हैं, उनकी कीमतें घट रही हैं। उसका कुछ असर देखने को ज़रूर मिलेगा और साथ ही जो महंगाई है उसके ऊपर भी उनका कहना है कि इसमें भी नरमी आती हुई दिखेगी आगे कुछ महीनों में और जो अभी फेस्टिव सीज़न आएगा उसमें डिमांड अच्छी रह सकती है। हालांकि कमोडिटी प्राइजेस के सॉफ्टनिंग के बावजूद भी यानी नरमी आने के बावजूद भी जो रुपया कमज़ोर हो रहा है उसका असर अप्लायंसेस के प्राइजेस पर ज़रूर देखने को मिलेगा। विंडफॉल टैक्स में राहत मिलने से ऑयल एंड गैस शेयर्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। विंडफॉल गेन टैक्स में 20 दिनों के अंदर रिवर्सल देखने को मिला है। बता दें कि 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर सरकार की ओर से विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। 20 दिन के अंदर ये रिवर्सल देखने को मिला है विंडफॉल गेन्स टैक्स में। याद रखिए कि 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने लगाया था विंडफॉल गेन्स टैक्स पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट्स पर, जिसको पेट्रोल के एक्सपोर्ट्स का जो टैक्स था उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है, जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है रिवाइज्ड। और जो डीजल और एटीएफ पर जो एक्सपोर्ट्स पे जो विंडफॉल गेन्स टैक्स था उन दोनों को ₹2 से रिड्यूस कर दिया गया है। आज हमने एक सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल से भी बात करी, उन्होंने बताया कि ये रिडक्शन जो है किया गया है क्रैक रेट को देखते हुए, जो कि काफी कम हो चुका है, इसीलिए पेट्रोल पर भी ये कम्प्लीटली हटा दिया गया है। इसके अलावा जो सेस है जो क्रूड पे लगाया गया था ₹23,250 पर टन, उसको भी सब्सटैंशियली रिड्यूस करके 17,000 पर टन कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेजर चेंज आया है वो SEZ के एक्सपोर्ट्स पर भी ये विंडफॉल गेन्स टैक्स लेवी हो रहा था, जो कि अब जो न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा 20 जुलाई से। तो ये बड़े चेंजेस गवर्नमेंट को करने पड़े हैं 20 दिन के अंदर अंदर लेवी होते ही। तो ये देखना रहेगा कि जो अभी क्रूड का प्राइसेस करीब 100 के अराउंड चल रहे हैं, अगर यही ट्रेंड रहा तो क्या ये रिवर्सल है विंडफॉल गेन्स टैक्स का जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 दिन के अंदर अंदर। ये भी फाइनेंस सेक्रेटरी से भी जो हमने बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि रिव्यू के दौरान पाया गया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस और क्रैक रेट दोनों रिड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजंस लिए गए हैं। तो इससे रेवेन्यू भी जो एस्टिमेट था अर्लियर की गवर्नमेंट को कितना मिलेगा वो अब काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये रेट भी लगातार रिवाइज होता रहेगा। अगले 15 दिन बाद फिर से ये रिवीजन होगा रेट्स का। ये देखना रहेगा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस और नीचे आते हैं तो क्या ये स्टार्ट है विंडफॉल गेन्स टैक्स के रिवर्सल का। त्योहारी सीजन में गिग स्पेस में कर्मचारियों की जोरदार डिमांड देखने को मिल रही है। मई के मुकाबले जून महीने में मांग में 66% का इजाफा हुआ है। खासकर फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों ने जबरदस्त हायरिंग की है। इस पूरी खबर को विस्तार से बता रही है हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी। हमने देखा था कि हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें गिग इकोनॉमी या फिर गिग वर्कफोर्स है वो कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसका एक आउटलुक उन्होंने पेश किया था। ऐसी एक और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जून महीने में मई महीने के मुकाबले मंथली ग्रोथ गिग वर्कर्स में 66% दर्ज की गई है। और ऐसा इसलिए है कि जो त्योहारी सीज़न आ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड की उम्मीद लगाई गई है और उस डिमांड के चलते लोग अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट या फिर फिनटेक कंपनियाँ जैसे अमेज़ॉन पे, ई-पे या फिर जो होम डिलीवरी स्टार्टअप्स हैं डंजो, जेप्टो, इन कंपनियों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। हायरिंग देखने को मिल रही है गिग वर्कर्स में, चाहे डिलीवरी पार्टनर्स हों, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, टेलीकॉलर्स हों या फिर जो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हों, उनके लिए हायरिंग देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहे थे तो फिनटेक और ई कॉमर्स लीड कर रहे हैं। फिनटेक स्पेस में 14% की ग्रोथ, ई कॉमर्स में 11%, हेल्थ टेक, क्विक कॉमर्स, इन सब में भी अच्छी
ग्रोथ देखने को मिली है। खास तौर पे ये एक बात देखने को मिली है कि जो टियर 2 शहर हैं उनमें टियर 1 शहरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। मसलन मैसूर में 23%, बेंगलुरु में तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 16%, लेकिन कानपुर, लखनऊ, शिवमोगा, भोपाल जैसे शहरों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ये खास तौर पे नज़र में रखने वाली बात है। खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी की नई दरों को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब केरल सरकार ने कुटुंबश्री या छोटी दुकानों पर बेची जाने वाली चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। क्या है पूरी खबर, बता रही है मेघना मित्तल। जी, केरला फाइनेंस मिनिस्टर ने आज कहा है कि जो विमेन हेल्प ग्रुप्स जो सेल करते हैं लूज पैकेट्स में या जो अनब्रांडेड और अनलेबल्ड हैं, जो 1 to 2 kg के जो स्मॉल पैकेट्स हैं, उन पर ये 5% जीएसटी नहीं लगेगा। ये याद रखिए कि सदन में भी बहुत ही हंगामा हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि जीएसटी जो अनलेबल्ड और जो पैक्ड आइटम्स हैं जैसे कि पनीर, मीट, लस्सी वगैरह, इन पर जो 5% जीएसटी लगाया गया है, उस पर ये ऑपोजिशन का कहना है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है और चूंकि ये एडिबल आइटम्स है इसलिए भी जो कॉमन मैन है उस पर इन्फ्लेशन की मार पड़ेगी। लेकिन हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने भी रिसेंटली ये ट्वीट किया था कि ये डिसीजन जो है सारे जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन सबकी कंसेंसस के बाद ही लिया गया है और ये जो प्रपोजल था वो जीओएम ने सजेस्ट किया था, जो कर्नाटका के जो सीएम है बम्बई, उनकी जो रेट रैशनलाइजेशन वाली कमेटी है उन्होंने खुद ये इंक्रीज सजेस्ट किया था। इसी की वजह से ये डिसीजन और ये काउंसिल ने भी सारे मेंबर्स के समर्थन के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन आज इस पर जो सदन में बड़ा हंगामा हो रहा है देखने को मिल रहा है, इस पर प्रहलाद जोशी ने भी आज ट्वीट किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर, हम जानते हैं कि वो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, जैसे ही वो सदन में वापस आती हैं उसके बाद इस पर प्राइस राइज पर फिर से पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, ये उन्होंने ट्वीट करा है। तो इसी पर लेकर बड़ा हंगामा जो सदन में चल रहा है। सबसे पहले केरला फाइनेंस मिनिस्टर ने लेकिन ये क्लियर करा है आज कि जो स्टेट में जो छोटे जो विमेन हेल्प ग्रुप्स द्वारा स्टोर्स हैं वहां पर ये जीएसटी राइज नहीं लगाया जाएगा। तो अब ये देखना रहेगा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर पूरी तरह से रिकवर होकर वापस पार्लियामेंट में आती हैं तो डिस्कशन होता है जिस पर ऑपोजिशन बड़ा हंगामा कर रही है। इस पर क्या जवाब देती हैं फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में। आईटी सेक्टर की देश की दिग्गज कंपनी विप्रो ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे मिले जुले रहे हैं। नतीजों के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। काफ़ी मिले जुले नंबर्स आए हैं विप्रो के, लेकिन ज़्यादातर पैमाने पर देखेंगे तो जो नंबर्स आए हैं वो हमारे अनुमान से कमज़ोर हैं, लेकिन गाइडेंस के फ्रंट पर नंबर्स थोड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले विप्रो में। रुपी टर्म्स में अगर बात करेंगे तो आय में जो बढ़त हुई है वो करीब 3.2% की हुई है। हम 3.3% के बढ़त का अनुमान कर रहे थे। डॉलर टर्म्स में जो आय में बढ़त हुई है वो केवल 0.5% की हुई है। हमारा अनुमान करीब 1.5% की बढ़त का था। तो काफ़ी, और जो गाइडेंस भी दी थी उससे ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। 16.5% का हम अनुमान कर रहे थे, लेकिन उसके सामने करीब 15% का नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। तो उस फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आंकड़े हैं और मुनाफा भी हमारे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। गिरावट का हमें अनुमान था, हम अनुमान कर रहे थे कि 4% की यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके सामने देखिए 2,950 करोड़ के सामने जो फिगर्स आए हैं वो 2,500 है। लेकिन जो गाइडेंस दी है वो थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। कांस्टेंट करेंसी Q2 के लिए जो गाइडेंस दी है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के लिए वो करीब 3 से 5% की दी है। हम जो अनुमान कर रहे थे वो 2.5 से 4.5% का था। तो उस फ्रंट पर नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की अगर बात करें इस तिमाही में तो 2.3% का हम अनुमान कर रहे थे और उसके सामने 2.1% के आंकड़े इस बार देखने को मिले। हालांकि जो कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से वो कुछ पॉजिटिव है। सीईओ को कहना है कि 15% के जो मार्जिन फिगर्स आए हैं इस तिमाही वो बॉटम आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है। और सीईओ और एमडी का कहना है
कि इस बार की जो ऑर्डर बुकिंग है वहां पर 32% की ग्रोथ नजर आई है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर है। तो डील पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो कुछ पैमानों पर देखेंगे तो नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, हमारे अनुमान से बेहतर। लेकिन जो फर्स्ट एक आया है नंबर का इस तिमाही के अगर नंबर्स की बात करें तो अनुमान से कमजोर, तो काफी मिले जुले नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक हो सकता है कि मार्जिन पर रिएक्ट करता हुआ नजर आए, जो कि काफी ज्यादा कमजोर है। 15% के मार्जिन फिगर्स जो इस बार आए हैं उस पर शायद स्टॉक कल रिएक्ट कर सकता है। विप्रो के अलावा इंडसइंड बैंक ने भी अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर रहे। कैसे हैं पूरा नतीजा, पूरा एनालिसिस दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। इंडसइंड बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर आया अराउंड 4126 करोड़ पे आया है। 15.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है और अराउंड 5 to 6% हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। जब हम अदर इनकम को देखें वो अराउंड 1550 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा थी, वो 1932 करोड़ आया है। तो उसमें एक अच्छा खासा एक्सपेंशन आया है और उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आया है। 31 करोड़ पे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। अराउंड 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने दिखाया है। और प्रोविजंस का जो नंबर है वो अराउंड हमारे एक्सपेक्टेशन से 10% ज़्यादा है, अराउंड 1250 करोड़। पर फिर भी वो जो अदर इनकम का नंबर है वो पूरा का पूरा पैट पे ट्रांसलेट हो रहा है। तो वो जो पैट का नंबर है अराउंड 1631 करोड़ पे आया है। 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 16.5% सिक्वेंशियल ग्रोथ। तो पैट का नंबर काफ़ी अच्छा आया है। जब हम एनपीएस को देखें तो जीएनपीएस स्लाइटली ऊपर ट्रेंड हुआ है, अराउंड 0.1% से ऊपर ट्रेंड हुआ है। जीएनपीएस अभी 2.35% पे आया है और एनएनपीएस भी स्लाइटली हायर, अराउंड 0.03%, एकदम मार्जिनली हायर। तो वो नंबर अराउंड 0.67% पे आया है। आरओएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग 1.73% का क्लॉक करते हुए और लिक्विडिटी काफ़ी सारा। कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी अच्छा, कैपिटल एडिक्वेसी इनफैक्ट 18.1% पे आया है और जो कि 18.4% पे लास्ट क्वार्टर में था। पर वो एडवांसेस के ग्रोथ की वजह से स्लाइटली लोअर ऑफ कोर्स, पर वेल विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट्स। अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी 18.1% पे। ओवरऑल अच्छे सेट ऑफ नंबर्स इंडसइंड बैंक से। इन दिनों यूरोप को भयानक गर्मी का मुकाबला करना पड़ रहा है। ज़बरदस्त गर्मी को लेकर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए इससे जुड़ी ये पूरी खास रिपोर्ट। इन दिनों यूरोप के भयानक गर्मी का मुकाबला करना पड़ रहा है और ख़ासकर पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो बढ़ते तापमान से बुरी तरह ये प्रभावित हो चुका है। इस ज़बरदस्त गर्मी को लेकर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार की बात करें तो स्पेन में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। एक रिपोर्ट। यूरोप का हाल बेहाल है। सूरज की तपिश से पूरा यूरोप भीषण गर्मी से जूझ रहा है, जिसके चलते जंगल धधक रहे हैं, एयरपोर्ट के रनवे पिघल रहे हैं, सड़कों पर डामर पिघल गया है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार चला गया है और खबर है कि स्पेन, पुर्तगाल में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो चुकी है। ब्रिटेन में गर्मी से बचने के लिए संसद ने सदस्यों को अपनी सुविधा के हिसाब से कपड़े पहनने की इजाजत दे दी है। वहीं ब्रिटेन की सड़कों पर डामर पिघलने लगा है। लूटन एयरपोर्ट का रनवे भी पिघल गया। वहीं रेलवे ट्रैक भी बढ़ते तापमान को सह नहीं पा रहे हैं और फैल रहे हैं। इस कारण कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। इंग्लैंड के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि वहां 1-2 दिन में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस समेत पूरे यूरोपीय देश गर्मी से तप रहे हैं। स्पेन में लगातार 8 दिन से हीट वेव चल रही है। यहाँ अब तक 510 लोगों की मौत हो चुकी है। इस साल आग लगने से 1,73,000 एकड़ की जमीन तबाह हो चुकी है। पुर्तगाल में भी हालात बदतर हो चुके हैं। यहाँ भी 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस आग उगलते मौसम की वजह है क्लाइमेट चेंज।
सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में तापमान बढ़ता जा रहा है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए अब आपको दिखाते हैं हाल ही एक तस्वीर जो नासा ने पूरी दुनिया में पड़ रही गर्मी को लेकर निकाली है, और इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पूरी धरती लाल हुई पड़ी है। सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप, एशिया और अफ्रीका है। नक्शे के जरिए आप देख सकते हैं कि जहां जहां लाल है वहां वहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है। चलिए अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें ताकि आप समझ जाएंगे कि दुनिया में किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये 46 साल पहले और अब की तस्वीर है। आप साफ तौर से देख रहे हैं कि 46 साल में बड़ी गर्मी का अंतर कितना है, जो कि आप इन दोनों ही तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तस्वीर है 1975 की और एक है 13 जुलाई 2022 की। और यहाँ पर 13 जुलाई 2020 की लेटेस्ट तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से धरती के पूर्वी गोलार्ध के ऊपर सरफेस एयर टेम्परेचर दिखाया गया है जो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। और ये नासा द्वारा दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें 1975 की है, जहां पर दुनिया की गर्मी का जो नक्शा है वो दिखाया गया है। तब दुनिया के कई इलाके नीले रंग में दिखते थे, यानी तापमान कम था। तो ये ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी समस्या अब बनती जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पे तापमान पहुंच रहा है, उसका असर अब पूरी दुनिया, पूरी विश्व पर कैसे पड़ेगा। हमारे साथ डायरेक्टर वनशक्ति स्टाइल पेशकश में स्थिति कितनी चिंताजनक है। पारा देखिए 46 डिग्री और उससे पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये यहाँ तक ही सीमित रहेगा? जी नहीं, तापमान हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहेगा और इसका प्रभाव जो है हमारे रोज की जिंदगी पे पड़ेगा। आप समझ लीजिए जैसा तापमान बढ़ेगा खेती नष्ट हो जाएगा, और जब खेत फसल ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या, अनाज की कमी होगी। और समंदर का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो लोग किनारे पे रहते हैं उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। और पूरा धरती पे जो दूसरा जनजीवन है, जो जीव जंतु है, उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। यानी ये जो परिस्थिति है अब यहाँ से संभलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमको। जो गर्मी हम निर्माण करते हैं हमारे रोज के जीवन शैली से, उसी की वजह से जीवन शैली की जो गर्मी बढ़ाने वाले कार्य है उनको अपने बंद करना पड़ेगा, और हमें कुदरत की ओर उसको बचाव का एक रुख अपनाना पड़ेगा। अगर इसमें से बचना है या फिर खुद को बचाना है, तो कुदरत को बचाने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को बचाना है। ये हमको समझना चाहिए पहले तो। और अब बात देश के उन नागरिकों की जो देश छोड़कर विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। संसद में सरकार की ओर से आए एक जवाब में यह खुलासा हुआ है कि पिछले साल यानी कि 2021 में पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.5 लाख से ज्यादा भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है और विदेशी नागरिक बन गए हैं। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। भारतीयों में पिछले कुछ समय में देश की नागरिकता छोड़कर विदेश में बसने का चलन काफी बढ़ता दिखा है। देश में भी ऐसे आंकड़े आए हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि देश छोड़ परदेश जाने वालों की तादाद काफी बढ़ने लगी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2021 में 1,63,000 से ज्यादा भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ विदेश में बस गए। ये आंकड़ा पिछले 7 सालों में सबसे बड़ा है। पिछले 7 सालों का जिक्र करें तो 2015 से लेकर 2021 के दौरान कुल 9,32,276 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, जहां साल 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। वहीं साल 2020 में 85,256 और साल 2019 में 1,44,017 व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी थी। साल 2018 में 1,25,130 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। 2017 में 1,27,905 और इसी तरह 2016 में 1,44,942 और साल 2015 में 1,41,656 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी थी।
इस तरह यदि भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले की तुलना करें तो साल 2020 की तुलना में साल 2021 में 91% से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और इनमें से ज्यादातर लोग अमेरिका में बस गए। साल 2019 से 2021 के बीच 1,70,795 भारतीयों को अमेरिका ने नागरिकता दी। साल 2021 में सबसे ज्यादा 78,284 लोगों को भारतीय नागरिकता छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ले ली। 2019 में 61,683 लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर अमेरिका में जा बसे। 2020 में ये संख्या 30,828 थी। भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेश में बसने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारतीयों की दूसरी पसंद रही। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3 सालों में 58,391 भारतीयों ने नागरिकता ली। 2019 में 21,340 लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में बसे थे। 2020 में ये आंकड़ा 13,518 था। वहीं 2021 में कुल 23,533 लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद लोगों की तीसरी पसंद कनाडा रहा, जहां पिछले 3 सालों में 64,071 भारतीयों ने नागरिकता ली। 2019 में 25,381 लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडा में बसे थे। 2020 में यह संख्या 17,093 थी। वहीं 2021 में कुल 21,597 लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडा में बस गए थे। बसने के मामले में चौथे स्थान पर ब्रिटेन रहा। ब्रिटेन में पिछले 3 सालों में 35,435 भारतीयों ने नागरिकता ली। 2019 में 14,309 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर ब्रिटेन में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। 2020 में ये संख्या घटकर 6,489 हो गई, लेकिन 2021 में ये फिर बढ़कर 14,637 हो। इटली भी भारतीयों के बसने के लिए पसंदीदा देश रहा। 2019 में इटली में 3,833 भारतीय बसे। 2020 में ये संख्या 2,312 थी, जबकि 2021 में 5,986 भारतीयों ने इटली में नए जीवन की शुरुआत की। न्यूजीलैंड में 2019 में 4,123 भारतीयों ने नागरिकता ली। 2020 में ये संख्या 2,116 रही। 2021 में ये आंकड़ा 2,643 रहा। वहीं सिंगापुर में 2019 में 2,241 भारतीयों ने नागरिकता ली। वहीं 2020 में ये संख्या 2,289 थी, जबकि 2021 में 2,516 भारतीयों ने सिंगापुर की नागरिकता हासिल की। 103 देश ऐसे हैं जहां भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। 2021 में कुल 14,637 लोगों ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय नागरिकता छोड़ी है। साल 2020 में सबसे ज्यादा 30,828 भारतीय और 2019 में 61,683 भारतीयों ने अमेरिका में नागरिकता छोड़ी थी। ET नाउ स्वदेश। भीषण गर्मी के बाद हुई रिमझिम बरसात ने दिल्ली वालों को जहां एक और कुछ राहत दी है, वहीं दिल्ली के प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि राजधानी के ग्रीन कवर में इजाफा हुआ है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन को ग्रीन कवर में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार बताया है। उसी से जुड़ी है ये खास रिपोर्ट, देखिए। जहां एक और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन की शुरुआत की है, वहीं राजधानी का ग्रीन कवर बढ़त के साथ 23.06% पर पहुंच गया है। एक खुशखबरी तो ये है कि भाई दिल्ली में 20% से पिछले 7 साल में 20% से ट्री कवर बढ़ के पेड़ों का जो जाल है वो बढ़ के 23% हो गया है। आजकल दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार एक मेगा वृक्षारोपण ड्राइव यानी कि प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन कर रही है, ताकि राजधानी को आने वाले वर्षों में और भी हरा भरा बनाया जा सके। 15 दिवसीय वन महोत्सव के अंतर्गत 35 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे और ये प्लांटेशन ड्राइव 25 जुलाई को समाप्त होगी। इस साल 35 लाख वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य लिया है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जितने पार्क हैं, बहुत सारे पार्क हरे भरे हैं, बहुत सारे पार्क हैं जो अनडेवलप्ड हैं, तो दिल्ली के सभी पार्कों के अंदर हरियाली पैदा किया जाए, इसको लेकर के सरकार काम शुरू कर चुकी है। हाल ही में दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को अपनाया गया। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई कि भाई अगर पेड़
काटोगे तो 10 नए तो लगाने ही लगाने हैं। उसके साथ साथ जो पेड़ कटेगा उसको कटने नहीं देना, उस पेड़ को वहाँ से उठा के जड़ समेत, मिट्टी समेत उसको दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हो। इस तकनीक को इस्तेमाल करके हम लोगों ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत हमने कहा कि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कम से कम 80% पेड़ तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करने ही पड़ेगा। इससे पहले एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पेड़ के काटे जाने पर 10 नए पौधों को लगाने का कानून था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इजना स्वदेश। In association with BSC